हाँ नमस्कार साथियों, आपका मुरली गोल्डन स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मानव जनन चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग कि नर जनन तंत्र को पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है अगला वीडियो जब हम लोग लाएंगे तब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र को पढ़ने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि लिख दिए हैं हम कि क्लास 12 है और बायोलॉजी है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और मानव जनन है, चैप्टर का नाम क्या रहेगा आपको? मानव जनन, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले आप लोग इतना बात याद रखिए कि नर जनन तंत्र को पढ़ने से ये हम लोग का ज्ञान हो जाएगा कि हम लोग में शुक्राणु कैसे निर्माण होता है, क्या क्या प्रक्रिया लगता है, इसके बारे में हम लोग बेहतर ढंग से ज्ञान हम लोग में हो जाएगा। अब देखते हैं नर जनन तंत्र जो है ये दो भाग में हम लोग इसको बांट करके पढ़ेंगे। पहले का प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग ब्रेसन को बोला जाता है। अब ब्रेसन क्या है सर? ब्रेसन आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ब्रेसन क्या है। ब्रेसन आप लोग खूब बढ़िया से देख सकते हैं। ब्रेसन इतना बात बता दें कि ये एक ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं कलुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक लड़का है, इसका दोनों टांगों के बीच में जो एक थैली नुमा रचना होता है उसी को हम लोग ब्रेसन कहते हैं। ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जिस तरह से हम लोग के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये भी देखिए श्वसन तंत्र तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना जरूरी नहीं होता है जितना आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाता है। हाँ बशर्ते इसको कब भी जरूरी होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है बोले कि नहीं हम रिप्रोडक्शन करना नहीं चाहते हैं, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम जो है संत रहेंगे, हम किसी तरह के बच्चा उच्चा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, तब तो ये आपके लिए जरूरी है नहीं, लेकिन इसके बारे में ज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक नहीं हम लोग जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, क्या प्रक्रिया होता है, इसके बारे में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और बिना रिस्पायरेशन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनन नहीं करेंगे तो क्या जिंदा नहीं रह पाएंगे? बिल्कुल जिंदा रह पाएंगे, लेकिन इससे यह डैमेज होगा कि आपका वंश का रुकावट रुक जाएगा। अगर आप जनन नहीं कीजिएगा तो आपका वहीं पे स्पीसीज रुक जाती है, आपका कास्ट का जाति नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसे हम बोले कि हम जनन नहीं करेंगे, मेरा दोस्त भी बोला कि जनन नहीं करेंगे, आपका पड़ोसी का भाई भी बोला, पड़ोसी वाला जो तुम्हारा भाई है वो भी बोला कि हम जनन नहीं करेंगे, तो सब लोग पूरा पृथ्वी पर के लोग अगर इसे बोला जाए, बोलने लगे, तो एक समय आएगा कि पूरा तरह से पृथ्वी पर मानव खत्म हो जाएगा, तब पूरा ई स्पीसीज का अंत हो जाएगा। इस चलते जो है जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जरूरी है, यानी मानव जनन तंत्र भी जरूरी है। चलिए ये बात तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब नर जनन तंत्र के बारे में समझिए क्या, इसको दो स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। पहल का प्राथमिक जनन अंग। तब प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं? तब ब्रेसन के बोला जाता है। ब्रेसन को प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव का शुक्राणु जो है, मानव का शुक्राणु कहें तो वीर्य शुक्राणु जो है कहाँ निर्माण होता है? तो ब्रेसन में ही होता है। कहाँ निर्माण होता है? ब्रेसन में होता है। यही वजह है कि हम लोग जो है ब्रेसन को, टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं या प्राइमरी ऑर्गेन बोलते हैं। चलिए अगला है आपका द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग को हम लोग जो है इसको सहायक अंग के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सहायक अंग। इंग्लिश में इसको सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसको बोला जाता है। आज द्वितीयक जनन अंग में जो है 3 स्टेप में इसको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहल का सहायक नलिका, दूसरा जो है सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनन द्रिया। तो इस सब के बारे में पारी पारी से पढ़ेंगे। देखिए सहायक नलिया, तो सहायक नलिया में क्या क्या आता है? तो ब्रेसन जालिका, तो ब्रेसन जालिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर अधिब्रेसन, अधिब्रेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका सहायक नलिका होता है। क्या होता है आपका? सहायक नलिका। तो ये पूरी तरह से इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर आपका है सहायक ग्रंथियां, तो सहायक ग्रंथिया में आपका आता है शुक्राशय, शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। शुक्राशय का क्या काम होता है नर जनन तंत्र में। फिर बोलता है आपका दूसरा आपका कॉपर ग्रंथि, तो कॉपर ग्रंथि का हम लोग में क्या जरूरी है? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है ये ग्रंथिया के बारे में, ये सब जो है ग्रंथि है, एक प्रकार के क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। अब दूसरा आपका होता है बाह्य जनन द्रिया। बाह्य जनन द्रिया कहें तो बाहर से हम लोग क्या क्या अंग को देख पाते हैं,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहला है सिस्ने। सिस्ने को हम लोग बाहर से देख पाते हैं। देखिए सिस्ने आप लोग देख भी सकते हैं कि सिस्ने क्या होता है। फिर आप जो है ब्रेसन कोष को भी हम लोग बाहर से देख लेते हैं। देखिए ब्रेसन कोष किसको बोलते हैं? ब्रेसन कोष जो है ब्रेसन के ढका हुआ एक कोष होता है, थैली होता है, उसी को हम लोग ब्रेसन कोष कहते हैं। ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब ये देखिए हम लोग जो है इसमें जो है ये जितना बात लिखे है इस सारा डायग्राम से आप लोग को हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये आपका हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है क्या क्या से पहले देखिए, ये आपका होता है ब्रेसन। ब्रेसन जो है एक जोड़ी होता है। ब्रेसन कितना होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी कहें तो जैसे चप्पल, दो चप्पल को हम लोग एक जोड़ी चप्पल बोलते हैं, उसी तरह से जो है ब्रेसन जो है एक जोड़ी होता है, माने दो होता है। संख्या में पूछे तो दो होता है और जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी होता है। अब एक जोड़ी आपका क्या होता है? ब्रेसन होता है, और एक जोड़ी आपका अधिब्रेसन भी होता है। अब ये ब्रेसन में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। ब्रेसन में क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तब ब्रेसन में आपका शुक्राणु का निर्माण होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्रेसन में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ब्रेसन में होता है। दूसरा बात आपका है कि अधिब्रेसन है। अब ये ब्रेसन जो है, ब्रेसन में शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब शुक्राणु का निर्माण होते हुए ये आएगा इसके किसके दिया? भैंस डिफरेंस के द्वारा। और भैंस डिफरेंस के द्वारा यहाँ पे आएगा और आ करके ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, शुक्राशय हो गया, इस सब मिलकर के इसको क्या देगा? पोषक तत्व, और इसको परिपक्व बनाएगा, पूरा तैयार कर देगा। अब तैयार करने के बाद जो है सिसने के माध्यम से, स्नलगन के माध्यम से, सिसने के माध्यम से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। कब? जब हम लोग जो है जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उस समय, या मादा के संपर्क में आते हैं, तब इसको हम लोग बाहर निकालने का पूरी कोशिश करते हैं, या निकल जाती है। ये बात को आप लोग समझ गए हैं। अब भैंस डिफरेंस देखिए, ये भैंस डिफरेंस जो है, ये भैंस डिफरेंस जिसको शुक्रवाहिका हिंदी में बोलते हैं, इस शुक्रवाहिका जो है इसी को काट करके पुरुष को नसबंदी किया जाता है। किसको? शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है और काट करके बांध दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? नसबंदी पुरुष हो जाता है। इसको काट देगा और काट करके क्या कर देगा? बांध देगा। तब आपका जो होता है पुरुष नसबंदी हो जाता है। ये आप लोग बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगला बात अब है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि ये कंट्रोल करता है कि कब जो है सिसने के माध्यम से शुक्राणु को बाहर निकालना है और कब जो है मूत्र को बाहर निकालना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिसने के माध्यम जो है मूत्र मार्ग के माध्यम से ही शुक्राणु भी बाहर निकलता है और मूत्र भी बाहर निकलता है। तो ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि। देख लीजिए प्रोस्टेट ग्रंथि पूरा कंट्रोल करता है किसको? कि कब शुक्राणु को बाहर निकालना है और कब मूत्र को बाहर निकालना है। ये पूरी तरह से प्रयास कौन करता है? पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे ब्रेसन के बारे में। तो ब्रेसन के बारे में देखते हैं। तो ब्रेसन यहाँ पे देखिए, ब्रेसन लिख दिया है। ब्रेसन के बारे में लिखे हैं कि एक जोड़ी अर्थात संख्या में दो। ये ब्रेसन जो है, ब्रेसन कितना होता है? एक जोड़ी होता है, या संख्या में बोले तो दो होता है। एक दो देख सकते हैं आप लोग। ये है ब्रेसन आप लोग के, जो दो जांघों के बीच में उपस्थित रहता है, अंडानुमा संरचना, उसके अंदर दो जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है ब्रेसन। और संख्या में पूछे तो दो होता है, संख्या में पूछे तो दो होता है। चलिए ये पॉइंट आप लोग के क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए मानव जनन तंत्र में जो है ब्रेसन कितने जोड़ी होते हैं? तो ब्रेसन एक जोड़ी होता है। संख्या में कितना होता है? तो दो होता है। दूसरा, इसका लंबाई, ब्रेसन का लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ब्रेसन का लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2 से 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसका आकार कैसा होगा? अंडाकार। जैसा अंडा का संरचना देखें, अंडा पूरा गोल नहीं होता है, हल्का बेलनाकार होता है, हल्का चपटा ढंग का होता है, तो ये अंडाकार होता है, अंडा की जैसा होता है। ब्रेसन की स्थिति देख लेते हैं कि ब्रेसन कहाँ पे स्थित रहता है। तो बोलता है ब्रेसन की स्थिति में कि प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ी ब्रेसन पाया जाता है। प्रत्येक पुरुष में जो है एक जोड़ी ब्रेसन पाया जाता है। और जो उदर गुहा के बाहर दोनों जांघों के बीच में ब्रेसन कोष में स्थित रहता है। जो उदर गुहा कहें तो शरीर से बाहर अपशिष्ट की तरह बाहर निकला हुआ रहता है, बाहर वो ब्रेसन कोष के अंदर रहता है। कहाँ पे रहता है? ब्रेसन कोष। अब ब्रेसन कोष क्या है? आप लोग को देख सकते हैं कि ब्रेसन कोष किसको बोलते हैं। तो ब्रेसन कोष एक थैलीनुमा रचना, वो थैलीनुमा रचना के अंदर ब्रेसन होता है। क्या होता है? ब्रेसन। तब वो वही बोलता है कि ब्रेसन कहाँ पे स्थित रहता है? तो प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ी ब्रेसन होता है और उदर गुहा के बाहर ब्रेसन कोष में स्थित रहता है। दूसरा बात, इसमें क्वेश्चन की तरह हम पूछ दिए हैं कि क्या कारण है कि ब्रेसन कोष उदर गुहा के बाहर होता है? क्या कारण है कि ब्रेसन जो है उदर गुहा के बाहर होता है? इसका क्या कारण है? तो लिखे हैं कि क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर में
शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। या पूछे फॉरेनहाइट में तो 98.6 फॉरेनहाइट। अनुकूल नहीं होता हम लोग को, जो शरीर में हम लोग को जो शुक्राणु ब्रिसन जो है, ब्रिसन में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का अनुकूल तापमान नहीं है। इतना डिग्री सेल्सियस में जो है शुक्राणु का निर्माण ब्रिसन नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि उदर गुहा से बाहर होता है कौन? ब्रिसन। ब्रिसन जो है देखेंगे कि शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। यही कारण है कि शरीर से बाहर होता है, अनुकूल नहीं होता है। अंततः ब्रिसन उदर गुहा के बाहर ब्रिसन कोष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर ब्रिसन कोष में पाया जाता है। और जहां शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। हम लोग का शरीर का तापमान सपोज कीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ब्रिसन कोष का तापमान रहेगा कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। तो शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री कम होता है। तो 2 से 3 डिग्री हम लोग के शरीर के तापमान से कम होता है ब्रिसन कोष का तापमान। तो ये जो ब्रिसन कोष है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्रिसन कोष है, तब ब्रिसन कोष जो थैलानुमा रचना, खोलनुमा रचना होता है, तब ब्रिसन कोष का तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है, बोल सकते हैं। 2 से 3 डिग्री कम रहेगा तो 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में उपस्थित रहता है ब्रिसन। इसी में उपस्थित रहता है क्या? ब्रिसन। तो इसके बाद बोलता था कि जो ब्रिसन निर्माण के लिए अनुकूल होता है, और जब 2 से 3 डिग्री हमने के शरीर के तापमान से कम रहेगा, तो हम लोग के ब्रिसन जो है शुक्राणु का निर्माण जो है पूरी तरह से कर लेती है। और बोलता है यही कारण है कि मानव ब्रिसन उदर गुहा के बाहर ब्रिसन कोष में रहता है। यही कारण है कि ब्रिसन जो है शरीर से बाहर यानी उदर गुहा से बाहर ब्रिसन कोष में उपस्थित रहता है। चलिए, ये बात को आप लोग अच्छा ढंग से आप लोग हमको लगता है कि सीख गए होंगे। बोलिए, यहाँ तक तो आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और ब्रिसन में बात बचा हुआ है। अब ब्रिसन पढ़ला के बाद जो है हम लोग ब्रिसन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रिसन नलिका के बारे में। इतना बात आप लोग के अच्छा ढंग से, बेहतर ढंग से पता हो गया होगा या समझ गए होंगे। हम लोग ब्रिसन जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिसन जालिका में आपको बोलता है ब्रिसन जालिका, या इसी को हम लोग शुक्राणु नलिका भी बोलते हैं। ब्रिसन जालिका को क्या बोलते हैं? शुक्राणु नलिका भी बोला जाता है। तब ब्रिसन जालिका अब है, यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिसन जालिका या शुक्राणु नलिका में 2 कोशिका पाया जाता है। शुक्राणु नलिका में क्या पाया जाता है? 2 कोशिका। अब शुक्राणु नलिका है क्या? देखिए, शुक्राणु नलिका के नाम से ही पता चल रहा होगा, या ब्रिसन जालिका के नाम से ही पता चल रहा होगा। ब्रिसन में बहुत पतली जालिका नली नुमा रचना पाया जाता है, उसी को हम लोग ब्रिसन जालिका कहते हैं। तो बताता है शुक्राणु नलिका में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, 2 कोशिका पाई जाती है, जो कि पहला कोशिका का नाम है शुक्रजनन कोशिका। क्या नाम है? शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका का काम क्या है? शुक्रजनन कोशिका का काम जो है शुक्राणु का निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? शुक्राणु निर्माण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका कहाँ पे होता है? तो शुक्राणु नलिका में होता है। मैंने ब्रिसन के अंदर जो पतला नली नुमा रचना पाई जाती है, बहुत सा नली नुमा रचना पाई जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि ब्रिसन है, ब्रिसन में बहुत पतली क्या पाया जाता है? नलिका पाया जाती है। इसी को हम लोग ब्रिसन जालिका बोलते हैं या शुक्राणु नलिका बोलते हैं। तो सर्टोली कोशिका इसी में पाया जाता है, इसी ब्रिसन जालिका में जो है सर्टोली कोशिका पाया जाता है। इस सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है कि विकासशील शुक्राणु, जो शुक्राणु विकास कर जाता है, उस शुक्राणु को पोषक प्रदान करता है। क्या करता है? पोषक माने पोषक तत्व भोजन उसको प्रदान करता है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। दूसरा इसके बाद जो पॉइंट है, इसके पॉइंट इसमें बताया है कि शुक्राणु नलिका आपस में एकत्रित होकर 20 से 30 नलिका के रूप में एक संघन जाल का निर्माण करता है, जिसे ब्रिसन जालक कहते हैं। तो ब्रिसन जालक अभी हम आप लोग के बताएं कि शुक्राणु नलिका माने ये जो नली होता है, कौन सा नली होता है? शुक्राणु नलिका होता है। इसी में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु नलिका में होता है। शुक्राणु नलिका कहाँ उपस्थित रहता है? तो शुक्राणु नलिका उपस्थित रहता है ब्रिसन में। तो शुक्राणु नलिका आपस में एकत्रित कहें तो एक जगह जमा होकर एकत्रित होकर 20 से 30, कितना? 20 से 30 कहना बोला है, 20 से 30 नली के रूप में एक संघन जाल का निर्माण करता है। 20 से 30 नली एक मिल जाता है और एक संघन जाल का निर्माण कर लेता है, जिसे ब्रिसन जालिका कहते हैं। अब बोलता है ब्रिसन जालक जो है, ब्रिसन जालक से लगभग 12 से 15 नली निकलता है। ब्रिसन जालक से जो है इसमें से कितना नली निकलता है? 12 से 15 नली निकलता है। जो ब्रिसन जालक से शुक्राणु को अधिब्रिसन, देखिए छुड़िया, अधिब्रिसन में शुक्राणु को पहुंचाता है। यहां पे लिख रहे हैं पहुंचाता है। क्या कहता है? पहुंचाता है।
तब ब्रीसन जालिका से 12 से 15 नली जो निकलता है, इन नलिकाएं निकलता है जो ब्रीसन जालक से शुक्राणु को निकालेगा, शुक्राणु को अधिब्रीसन में पहुंचाता है। सिर्फ लिखिए यहाँ पे अधिब्रीसन में पहुंचाता है, अधिब्रीसन में पहुंचाता है। तो शुक्राणु को क्या करेगा कि अधिब्रीसन में पहुंचा देगा। कौन? ब्रीसन जालिका। ब्रीसन जालिका में से 12 से 15 नली निकलता, वही नली जो है अधिब्रीसन तक शुक्राणु को पहुंचा देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रीसन में जो है शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब ब्रीसन में शुक्राणु का निर्माण होने के बाद जो है ये शुक्राणु नलिका जो है वो पहुंचा देता है कहाँ? अधिब्रीसन में। चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए वो लिखा गया है कि ब्रीसन जालक या मुख्य कार्य, ब्रीसन जालक का मुख्य कार्य, ब्रीसन जालक का मुख्य कार्य शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण करना होता है। शुक्राणु का क्या करना होता है, माने ब्रीसन जालक जो है उसका मुख्य काम क्या है? तो शुक्राणु का संग्रहण करना। संग्रहण कहें तो इकट्ठा करना, जमा करना, बनाना, इसको निर्माण करना। तो शुक्राणु का निर्माण करेगा, संग्रह करेगा और पोषक प्रदान करेगा। उसको जो है पोषक तत्व, भोजन तत्व दे करके उसको परिपक्व बनाएगा और उसको मैच्योर कर देगा। अब बताता है आपको कि दो शुक्राणु नलिका के बीच मैंने ई जो है ई दोनों के बीच, दो शुक्राणु नलिका के बीच खाली स्थान पाई जाती है। दो शुक्राणु नलिका के बीच क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है, और जिसमें एक विशेष प्रकार की उसमें कोशिका पाया जाता है। ये दोनों शुक्राणु नलिका के बीच में जो है जितना भी बीच खाली स्थान पाया जाता है, शुक्राणु नलिका के बीच में खाली स्थान जो पाया जाता है, उस खाली स्थान में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाया जाता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन या क्या बोलते हैं? एंड्रोजोन। टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजोन नामक हार्मोन रिलीज करता है। तो वही बात बोलता है जिसमें एक विशेष प्रकार के कोशिका पाई जाती है जिससे लीडिंग कोशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका कहते हैं। तो उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इतना बात समझ लीजिए कि ई एक शुक्राणु नलिका, ये शुक्राणु नलिका हो गया और एक ये शुक्राणु नलिका हो गया, दो शुक्राणु नलिका। अभी दोनों शुक्राणु नलिका के बीच में जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में कौन सा कोशिका होगा? तो लीडिंग कोशिका होती है। और लीडिंग कोशिका पाई जाती है। लीडिंग कोशिका यहाँ पे देखिए, लीडिंग कोशिका से ही हार्मोन निकलता है। लीडिंग कोशिका से ही हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं एंड्रोजोन हार्मोन निकलती है। तो हम लोग में, पुरुष में या बॉयज में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो लीडिंग कोशिका से निकलती है। और लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो दो शुक्राणु नलिका के बीच में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में जो है लीडिंग कोशिका पाई जाती है। और उस लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजोन हार्मोन बाहर निकलता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं एंड्रोजोन हार्मोन के कारण ही पुरुष का मांसपेशियां मजबूत होता है। पुरुष का मांसपेशियां क्यों मजबूत होता है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजोन हार्मोन के कारण। और आवाज का भारी होना और दाढ़ी और मूछ का आना, दाढ़ी और मूछ आ जाता है, या हम लोग का बॉयज का मांसपेशियां मजबूत हो जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है। ये सारा जो रीजन है, इसका क्या कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ये सब घटना हम लोग में होता है। चलिए यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। ब्रीसन जालिका के बारे में आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ब्रीसन जालिका में आप लोग को इतना ही पढ़ना था, और इस क्लास 12 में इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिका ब्रीसन में पाई जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्टोली कोशिका जो है किस में होता है? तो शुक्राणु नलिका में होता है। शुक्राणु नलिका में दो कोशिका पाया जाता है, सर्टोली कोशिका और शुक्रजनन कोशिका। तो ये दोनों कोशिका जो है ब्रीसन में पाया जाता है, क्योंकि शुक्राणु नलिका जो है ब्रीसन में उपस्थित होता है। जब ब्रीसन में शुक्राणु नलिका ही उपस्थित है तो सर्टोली कोशिका भी वहीं पर उपस्थित है, क्योंकि सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणु नलिका का ही कोशिका है। चलिए यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो गया। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग एक अच्छा शब्द में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेट हो। और किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, इंप्रूव कर सकें। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग अधिब्रीसन के बारे में जानेंगे। और हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अधिब्रीसन के बारे में जानेंगे। अधिब्रीसन या एपिडिडाइमिस इसको भी बोलते हैं। अधिब्रीसन देखिए, आप लोग अधिब्रीसन यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो है अधिब्रीसन है, ये क्या है? अधिब्रीसन है, माने ये ब्रीसन है। और ब्रीसन के एक एक कुंडली नुमा रचना ऊपर में होता है, इसी को हम लोग अधिब्रीसन कहते हैं। तो इसको नाम है अधिब्रीसन। इसके बाद देखिएगा अधिब्रीसन के बारे में लिखे हैं कि यह
एक कुंडलित नुमा रचना है जो 6 मीटर लंबी नलिका होती है। एक कुंडलित नुमा रचना है जो 6 मीटर लंबी होती है। कितना मीटर लंबी होती है? 6 मीटर। तो इसका लंबाई कितना है? 6 मीटर। इसका लंबाई कितना रहेगा? तो 6 मीटर रहेगा। इसका लंबाई 6 मीटर, 6 मीटर। तो वही बात के लिखा है, यह कुंडलित रचना है जो 6 मीटर लंबी नलिका होती है। कितने मीटर लंबी नलिका? 6 मीटर। अधिवृषण शुक्रवाहिका और वृषण को जोड़ने में सहायता करता है। अधिवृषण जो है, अधिवृषण क्या करता है? तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका किसको? वैस डिफरेंस को बोलते हैं, वैस डिफरेंस। ये शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका और वृषण को जुड़ने में मदद करता है। देखिए ये शुक्रवाहिका जो है ये यहाँ पे से निकलता है अधिवृषण से। वृषण और शुक्रवाहिका को जोड़ने में मदद करता है कौन? अधिवृषण। यहाँ पे से जो शुक्रवाहिका निकलता है ये है शुक्रवाहिका। ये कौन सी है? शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका और वृषण को जोड़ने में कौन सहायता करता है? तो अधिवृषण करता है। इसके आगे है अधिवृषण 3 भागों में विभाजित होता है। अधिवृषण को 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में विभाजित होता है कौन? अधिवृषण। अधिवृषण कितना भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में। पहला भाग है शीर्ष अधिवृषण, बीच वाला को बोलते हैं मध्य अधिवृषण और पीछे वाला क्या बोलते हैं? उच्च अधिवृषण। कहने का मतलब है कि देखिए फिर से हम डायग्राम बना करके आप लोग को बता रहे हैं। ई आपका है वृषण और इस पर एक है ई अधिवृषण। तो ई वाला भाग जो है ई आपका कहलाएगा शीर्ष अधिवृषण। शीर्ष ई हो गया, कौन सी हो गया? शीर्ष। और बीच वाला आपका हो गया मध्य वृषण, मध्य अधिवृषण। और पीछे वाला हो गया आपका उच्च अधिवृषण। बात समझ गए? जब उच्च अधिवृषण जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका हो गया शीर्ष अधिवृषण, दूसरा हो गया मध्य अधिवृषण और तीसरा का आपका हो गया उच्च अधिवृषण। यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैस डिफरेंस, ये शुक्रवाहिका के बारे में। इसके बारे में ये जो नली है, नली इसमें से जो नली निकलता है, अधिवृषण से जो नली निकलता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शुक्रवाहिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में वैस डिफरेंस भी बोलते हैं। तो वैस डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैस डिफरेंस या शुक्रवाहिका, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। अधिवृषण के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए, वृषण के बारे में भी अध्ययन कर लिए, अब जो है वृषण कोश के बारे में भी अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे शुक्रवाहिका के बारे में अध्ययन। शुक्रवाहिका क्या है? तो शुक्रवाहिका के बारे में बोलता है यह एक जनन सहायक नलिका है। यह एक क्या है? जनन सहायक नलिका है। कौन? आपका शुक्रवाहिका। इसके बाद है जो अधिवृषण से निकलता है। ये जो है शुक्रवाहिका कहाँ से निकलता है? अधिवृषण से। आप लोग देख सकते हैं ये अधिवृषण से नली निकला है। ये जो नली है, ये डॉट 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 जो कर रहा है, डॉट डॉट जो कर रहा है, ये जो है अधिवृषण से निकलता है। तो वही बात बोलता है कि यह एक जनन सहायक नलिका है जो अधिवृषण से निकलता है। इसका लंबाई 25 मीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? 25 मीटर होता है। 25 मीटर। इसका लंबाई कितना होता है? 25 मीटर। आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पॉइंट है यह शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक पहुंचाता है। ये काम करता है। शुक्रवाहिका जो है अधिवृषण से शुक्राणु को लेगा, संग्रह करके इकट्ठा करेगा, ले करके और शुक्राशय तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? शुक्राशय तक, सेमिनल वेसल्स तक। सेमिनल वेसल्स तक कौन शुक्राणु को पहुंचाता है? तो शुक्राशय पहुंचाता है। तो इस शुक्रवाहिका आ गया। इस शुक्रवाहिका जो है अधिवृषण से लेगा शुक्राणु को और शुक्राणु को पहुंचा देगा सेमिनल वेसल्स तक, यहाँ तक पहुंचा देगा, शुक्राशय तक पहुंचा देता है। तो शुक्राशय तक शुक्राणु को कौन पहुंचाने में सहायता करता है? तो शुक्रवाहिका। कौन करता है? शुक्रवाहिका, वैस डिफरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए ये बात क्लियर होगा। अगला बात लिखे हैं पुरुष में नसबंदी। जो पुरुष होता है, पुरुष में नसबंदी शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। पुरुष में जो नसबंदी होता है, जो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि सिर्फ महिला में नसबंदी होता है, जो बच्चा रोकने के लिए, बच्चा पैदा रोकने के लिए ये किया जाता है। तो नसबंदी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला में ही होता है, पुरुष में भी होता है। तो पुरुष में जो नसबंदी होता है वो कौन सा नली को काटा जाता है? तो शुक्रवाहिका को ही काट दिया जाता है। इसको काट करके बांध दिया जाता है। आप लोग यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग 3 पॉइंट और पढ़ना है हम लोग को। एक प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा का है शुक्राशय और तीसरा का है मूत्राशय। 3 पॉइंट और पढ़ने के लिए बच्चा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने का कोशिश करने। इसमें लॉन्ग वीडियो हो गया, इतना बहुत ज्यादा हो गया। अब जो है इसका अगला पार्ट जो लाएंगे वो 3 को हम लोग पूरा तरह से ढंग से खत्म कर देंगे। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और किसी तरह से हमसे भी त्रुटि हो गया होगा तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम लोग सुधार करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।